नमस्कार मित्रों। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आ रही होगी। जी सर। जी जी, जब राजीव जी ने मुझे कहा कि अपने अपने गांधी पे बोलना है, तो मैं थोड़ा उत्सुक हुआ कि गांधी क्या अपने अपने हो सकते हैं। गांधी किसी को निजता का स्पेस नहीं देते थे। गांधी एक सार्वजनिक ऐसी उपस्थिति थे जो जैसे शर्त की तरह कहते हैं कि मुझे स्वीकारना है तो संपूर्णता में स्वीकार करो। कोई आधा अधूरा गांधी नहीं चलेगा। गांधी संपूर्ण ही चाहिए। लेकिन फिर भी हम तमाम लोग अपने ही दृष्टिकोण से अपना अपना गांधी गढ़ते हैं। गांधी के किसी पक्ष से को पसंद करते हैं, गांधी के किसी पक्ष को नापसंद करते हैं, कई बातों से असहमति भी रखते हैं। अभी तुरंत बात कर रही थी जागृति जी, जो उन्होंने कहा कि इधर गांधी पे हमले बढ़े हैं। मैं इसको बात उनकी बिल्कुल ठीक है, गांधी पे हमले बढ़े हैं और बहुत नासमझ किस्म के हमले बढ़े हैं। लेकिन गांधी के जीवन काल में भी उन पर कम हमले नहीं हुए थे। और मैं सिर्फ मतलब विरोधियों के हमलों की बात नहीं कर रहा हूं। उनके अपने मित्रों ने उनसे जो बड़ी तीखी असहमतियां रखी, जो उनके शिष्यों ने जो तीखी असहमतियां रखी, वो सब भी अहमियत रखती हैं। टैगोर उनसे कई मुद्दों पे असहमत थे, नेहरू उनसे कई मुद्दों पे असहमत थे। तो गांधी जो हैं, आज हम लोगों को कई बार लगता है मुझे कि सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और विनम्रता की बात करने वाला एक कटा छटा बोनसाई गांधी मिल रहा है, जिसको हम दूर से देखते हैं, प्रणाम करते हैं, मूर्ति की तरफ पूजते हैं और सोचते हैं कि काश हम इस गांधी जैसे हो पाते। लेकिन जब हम अपने अपने गांधी की बात करते हैं, जब हम देखना चाहते हैं कि गांधी असल में क्या है, कितनी तरह के गांधी हैं, तो कई बातें इसमें आपको ख्याल आएंगी। एक तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि गांधी तीन तरह के हैं। तीन तरह के गांधीवादियों की बात की थी और कहा था कि वो कुजात गांधीवादी हैं। मैं जब गांधी को देखता हूं तो मुझे दो गांधी तो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। एक बहुत आसान गांधी है, जिसमें मतलब जिनको फॉलो करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है। यह आसान गांधी जो फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में दिखाई पड़ते हैं, बंदे में था दम, ये वो आसान गांधी हैं कि आप किसी प्रतिरोध में फूल देकर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के शहरों में कई जगहों पे प्रदर्शनकारी प्रोटेस्टर्स जो हैं फूल देकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये आसान गांधी एनजीओ के भी काम आते हैं। मतलब एक तरह की सादगी, स्वच्छता आदि का जो उनका दर्शन था, उसकी तह में जाए बिना स्वच्छ भारत का नारा लगाने वाले, स्वदेशी का नारा लगाने वाले, आत्मनिर्भरता का नारा लगाने वाले लोग बड़ी आसानी से गांधी की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आसान गांधी उनके हाथ से फिसल जाता है। गांधी धीरे धीरे मुश्किल होते जाते हैं। वो मुश्किल कहाँ आती है? अभी आपको मतलब ठीक 2 या 3 दिन पहले चौरी चौरा की जन्म शती की शती मनाई गई। कहा गया कि चौरा चौरी के शहीदों का सम्मान हमें करना चाहिए। चौरा चौरी वो आंदोलन था, चौरा चौरी वो जगह थी जिसके बाद गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और ऐसे समय वापस लिया था जब लग रहा था कि वो अपने चरम पर है, एक पूरा राष्ट्रीय उबाल सामने है और अंग्रेजों को अब तो हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। लेकिन गांधी को यह मंजूर नहीं था कि एक थाने में 22 लोग जिंदा जला दिए जाएं और उन लोगों की जली हुई लाश पे हिंदुस्तान आजादी हासिल करे। उन्होंने बिल्कुल अपने पांव खींच लिए पीछे। उनसे उनके साथी नाराज हो गए। नेहरू के पिता मोहनलाल नेहरू और चितरंजन दास ने अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया, कांग्रेस छोड़ दी, उन्होंने नई पार्टी बना ली। तो चौरी चौरा या इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि गांधी जब मुठभेड़ करने निकलते हैं तो अपने मूल्यों पे बड़ी निर्ममता के साथ अडिग रहते हैं। इतनी निर्ममता के साथ कि अपने सबसे करीबी लोगों को वो नाराज करते हैं, अपने सबसे करीबी लोगों को असुविधा में धकेल देते हैं। एक दूसरा उदाहरण भी मेरे सामने है जो बताता है कि गांधी किस मिट्टी से बनते थे। आपको याद होगा जलियांवाला बाग, अभी 100 साल उसके पूरे हुए 2 साल पहले। जलियांवाला बाग जो था, असल में भारत में अंग्रेजों की
बर्बरता का सबसे मुखर और सबसे बड़ा उदाहरण था। और अगर आप उसके इतिहास में जाएंगे थोड़ा सा, तो आप पाएंगे कि उसके ठीक पहले 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित किया था। ये बहुत दमनकारी एक्ट था, इसमें किसी को भी बिना कारण बताए जेल में डाल देने का आदेश था। गांधी जी ने तय किया कि इसके विरोध में हम 30 तारीख को, 30 अप्रैल का दिन चुना था उन्होंने, 30 मार्च का, कि हम 30 मार्च को हड़ताल करेंगे देश भर में। अचानक किसी वजह से वो तारीख 6 अप्रैल कर दी गई। अमृतसर के लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी तैयारी तो 30 अप्रैल के 30 मार्च की है। उन्होंने 30 मार्च को अनशन किया, उपवास रखा, हड़ताल की। पूरा का पूरा अमृतसर बंद रहा। उसके बाद 6 तारीख आई। वहां के हाकिमों ने कहा कि आप तो 30 को बंद कर चुके हैं, 6 अप्रैल को बंद मत कीजिए। सारा देश बंद था। उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें भी शामिल होंगे, उसमें भी शामिल हुए। और पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता का वैसा शानदार प्रदर्शन उस आंदोलन में देखा गया। उसके बाद तुरंत बाद आ रही थी रामनवमी। रामनवमी के जुलूस में अंग्रेजों को उम्मीद थी कि हिंदू मुसलमान भड़केंगे और हिंदू मुसलमान भड़क कर एक दूसरे से अलग होंगे। लेकिन यहां फिर आजादी के जो दीवाने थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, उनको ये रणनीति समझ में आ रही थी। उन्होंने कहा कि हम इसको एकता के जुलूस में बदल देंगे। वो जुलूस फिर शानदार निकला। तब वहां डायर को भेजा गया, वहां के लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अमृतसर में उसके बाद हिंसा भड़क उठी, जिसमें 5 अंग्रेज मारे गए और एक टीचर शेरवुड थी जो बुरी तरह घायल हुई। उनके साथ बदसलूकी भी हुई। ये सारा उसके बाद जलियांवाला बाग होता है, जो सारी क्रूरता को पार कर जाता है। जिस गली में शेरवुड के साथ बदतमीजी हुई थी, वहां जनरल डायर ने आदेश निकाला कि कोई चल के नहीं जाएगा, उस गली को जो भी पार करेगा रेंगता हुआ पार करेगा। और गांधी ने कहा कि तो जलियांवाला बाग से ज्यादा क्रूर था। एक इंसान को अपने घर में जाने के लिए, घर से निकलने के लिए रेंगते हुए जाना पड़ रहा है, और नहीं तो वहां पुलिस वाले तैनात रहते थे हंटर मारने के लिए। जलियांवाला बाग उसके बाद होता है, इतने हजारों लोग मारे जाते हैं। अगला अधिवेशन कांग्रेस का अमृतसर में हो रहा है। अमृतसर में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो वहां जलियांवाला बाग के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है। अचानक सब उस प्रस्ताव में ये देख के दंग रह जाते हैं कि इसमें जलियांवाला बाग की तो निंदा है ही, इसमें साथ साथ उन 5 अंग्रेजों के मारे जाने की भी निंदा है, और एक अंग्रेज महिला के साथ बदसलूकी की भी निंदा है। इसको लेके कांग्रेस के अधिवेशन में हंगामा हो जाता है। सब बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हम अंग्रेजों की हत्या की निंदा नहीं करेंगे। जलियांवाला बाग जैसे कृत्य के सामने सब कुछ फीका है। वो कहते हैं कि किसी भारत मां का बेटा ये काम नहीं कर सकता है। यहां गांधी सामने आते हैं। सबको शक है कि इन्हीं बेसेंट ने प्रस्ताव जुड़वाया है। गांधी बोलते हैं कि भारत मां का बेटा ही ऐसा कर सकता है। उन्होंने 3 घंटे भाषण दिया अमृतसर के अधिवेशन में, सबको तैयार किया उस प्रस्ताव पे दस्तखत करने को कि हम करुणा के साथ, हम अहिंसा के साथ हैं, तो पूरी ताकत के साथ हैं। ऐसे गांधी थे, अपने मूल्यों के लिए अब प्रथम विरोध झेलने को तैयार। मेरे गांधी ये हैं जो पश्चावे को एक राजनीतिक हथियार नहीं बनाते हैं, एक मानवीय युक्ति में बदलते हैं। हम लोग सब अब जानते हैं, पिछले वक्ताओं ने भी दोहराया। मेरा समय कितना है मुझे ये बता दें, मुझे कितनी देर बोलना है? जी आधा घंटा। आधा घंटा। आधा? ठीक है, ठीक है। तो एक तो बात ये हुई, गांधी अपने मूल्यों पे अडिग रहते हैं। लेकिन वो मूल्य कौन से हैं, किनके चलते गांधी इतने बड़े व्यक्ति बन जाते हैं? एक तो अहिंसा और सत्य, और उनकी बात हो ही गई। मैं इसमें 2-3 बातों की और ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको। आज की दुनिया, एक वक्तव्य राम मनोहर लोहिया का बहुत मशहूर है, या पता नहीं आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूं। उन्होंने 1967 में, शायद उनका अंतिम भाषण था, मैं भूल रहा हूं, ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें कहा था कि दुनिया में 21वीं सदी में या तो गांधी बचेंगे या एटम बम बचेगा। आज की दुनिया देख के क्या लगता है?
सतह पे लगता है कि एटम बम तो बच गया, गांधी नहीं बचे। क्या ये हकीकत है? हम देख रहे हैं कि एटम बम पहला जो विस्फोट जिसका हुआ था 1945 में हुआ था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने एटम बम गिराए। उसके बाद दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों ने, रूस ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, चीन ने, बाद के वर्षों में हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने, कोरिया ने और अब तो ईरान ने, सबने एटम बम विकसित कर लिए। लेकिन एटम बम किस काम आ रहे हैं? पता चला कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका वियतनाम के आगे घुटने टेकने को मजबूर हुआ, लेकिन वो अपने एटम बम का इस्तेमाल नहीं कर सका। चाइना और दूसरे तमाम देश, सोवियत संघ बिखर गया, उसके एटम बम हथियारों के जखीरों में पड़े रहे। एटम बम शोभा और डराने की वस्तु रह गए हैं। दुनिया उनसे बहुत आगे जा चुकी है। अब एटम बम को नष्ट करने का समय है। और गांधी, गांधी पहली नजर में लगता है कि वो तो मतलब पीछे छूट चुके हैं। वो तो पाखंड के रूप में उनका इस्तेमाल होता है। वो तो बस नोट में छपे हुए गांधी रह गए हैं। वो तो बस नारे लगाने के लिए गांधी रह गए हैं। लेकिन अब ध्यान से देखिए तो आधुनिक दुनिया के जो 4-5 सबसे बड़े मुद्दे हैं वो गांधी की वैचारिकी के कोख से निकलते हैं। जैसे मतलब आज आप उन मुद्दों को न माने तो आप, जैसे मानवाधिकार का मुद्दा, मानवाधिकार के मुद्दे में आज सारी दुनिया एक साथ है। ग्रेटा थनबर्ग जलवायु परिवर्तन से लेकर भारत में किसानों के आंदोलन के उत्पीड़न को लेकर सवाल उठाती हैं। दुनिया भर की सबसे महत्वपूर्ण आवाजें मानवाधिकारों के साथ खड़ी हैं। हिंदुस्तान में भी आप पाएंगे कि छोटी छोटी पिटाइयों पे, मारपीट पे, तमाम जगहों पे वीडियो चले आते हैं। और अब एक बड़ा मुद्दा है मानवाधिकार का, जिसको लेकर आप कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते। दूसरा मुद्दा सांस्कृतिक बहुलता का मुद्दा है, कल्चरल प्लुरैलिटी का मुद्दा। सांस्कृतिक बहुलता का मुद्दा वो मुद्दा है, अगर आप इससे आज पीछे हटना चाहें तो दुनिया आपको पिछड़ा मानेगी। हमारे देश में कोशिश हो रही है, दुनिया भर में कोशिश हो रही है। एक बहुसंख्यकवादी पहचान हिंदुस्तान में, अमेरिका में, तमाम जगहों पे अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में है। लेकिन मनुष्यता की जो यात्रा है, जो सभ्यता का जो संघर्ष है, वो लगातार एक बहुसांस्कृतिकता के पक्ष की ओर बढ़ रहा है। मानवीय तौर पे हम सब जानते हैं कि वो एक सवाल अभी देखा मैंने, स्वच्छता को स्वतंत्रता पे तरजीह देते थे गांधी। इस पर भी मैं आना चाहूंगा, लेकिन पहले उन मुद्दों की बात कर लूं। तीसरा मुद्दा पर्यावरण का है, जिसकी गांधी बात करते थे। तो आज ये सारे मुद्दे जो हैं, आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया पे छाए हुए हैं। गांधी जी का वो वाक्य बहुत मशहूर है, आपको याद होगा कि ये दुनिया सारी धरती सारी दुनिया की जरूरत पूरी कर सकती है, हर आदमी की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन एक आदमी के लालच के आगे छोटी पड़ जाएगी। तो दुनिया भर की जरूरत पूरी कर लेने वाली धरती एक आदमी के लालच के आगे छोटी पड़ सकती है। ये ख्याल गांधी को 70 साल पहले, 80 साल पहले, एक सदी पहले आ रहा था। और हम आज इसको महसूस कर रहे हैं कि हमारे लालच ने धरती के चीथड़े चीथड़े बिखेर दिए हैं, मिट्टी को जहरीला बना दिया है, नदियों को सुखा डाला है, पहाड़ों को खोखला कर डाला है, आकाश को प्रदूषित कर डाला है, हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। गांधी ये सब बातें बरसों पहले आपको याद दिला रहे थे, आप वहां जा नहीं रहे थे। ये गांधी स्वच्छता की बात जो आप करते हैं, गांधी दरअसल आधुनिकता की पूरी परियोजना को बहुत संदेह से देखते हैं। स्वच्छता का मामला उनके लिए घर में झाड़ू लगा देने का, गलियारे को साफ कर लेने का मामला नहीं है। स्वच्छता का मामला उपभोग पे नियंत्रण का मामला भी है। आप देखिए तो हमारी दुनिया लगातार उपभोग केंद्रित हुई जा रही है। हम ज्यादा से ज्यादा उपभोग करते हैं। और आपको शायद, मैं नहीं जानता हूं, जो तरक्की की आधारशिला मानी जाती है, जिसको आप जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद,
जिससे आप तय करते हैं कि हमारी जीडीपी 7% बढ़ेगी कि 8% बढ़ेगी, जिससे आप तय करते हैं कि हमारा विकास हो रहा है, वो जीडीपी कैसे काउंट होती है? आपको अंदाजा है? जीडीपी उत्पादन से नहीं, उपभोग से काउंट होती है। यानी अगर आपने पिछले साल 5,000 लीटर तेल जलाया था और इस साल 8,000 लीटर तेल जलाते हैं, तो आपने 3,000 लीटर आपने जीडीपी बढ़ा दी। अगर आपने पिछली बार 100 गैस सिलेंडर जलाए थे, इस बार 200 गैस सिलेंडर जलाए हैं, तो जीडीपी में आपका योगदान बढ़ा है। तो आप पाते हैं कि पूरी जीडीपी की गणना, जो खुशहाली की गणना नहीं है, मतलब एक जो किताब एक लिखी है, एक सज्जन ने भी, तुरंत उनका नाम ध्यान नहीं, दो बहुत अच्छे उदाहरण दिए उन्होंने। उन्होंने कहा कि आज की जीडीपी का हाल ये है कि अगर आप ताजा हवा के लिए कमरे की खिड़की खोल लेते हैं तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। अगर आप कमरे में एसी चला लेते हैं तो जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि बिजली की खपत होती है और आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। अगर आप टहलते हुए 5 किलोमीटर चले जाते हैं तो आप जीडीपी में योगदान नहीं करते हैं। आप जीडीपी में तब योगदान करते हैं जब आप स्कूटर से जाते हैं, तब और ज्यादा योगदान करते हैं जब आप कार से जाते हैं, क्योंकि तब आप पेट्रोल जलाते हैं। तो इस पूरे उपभोग के साथ जुड़े जीडीपी के ग्रामर को अब दुनिया धीरे धीरे समझ रही है कि इसकी सीमाएं हैं। आज की हालत क्या है कि आप पेड़ काटते हैं तब भी जीडीपी में योगदान करते हैं, पेड़ जोड़ते हैं तब भी जीडीपी में योगदान करते हैं। आप अगर सिगरेट पीते हैं तब भी जीडीपी में योगदान करते हैं, और सिगरेट की वजह से आपको कैंसर हो जाता है तब भी आप जीडीपी में योगदान करते हैं, क्योंकि उसके इलाज में आपने खर्च किया। गांधी बिल्कुल बुनियाद पे जाते थे। वो बोलते थे कि आपको अपने उपभोग को सीमित रखना होगा। वो कहते थे कि आपका शरीर आपकी सारी बीमारियां दूर कर सकता है, लेकिन हमारे डॉक्टर उस शरीर को ऐसा बना, मतलब आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने असंगत व्यवहार के साथ चलते रहें, शरीर की बीमारियां वो दूर करेंगे। लेकिन लगातार नई बीमारियां हमारी आ रही हैं, और ये उपभोक्तावाद एक भयानक बीमारी है। मैं नहीं जानता इससे हम कैसे मुक्त होंगे। यही मैं बोल रहा था कि गांधी एक मुश्किल गांधी भी है। जब आप बाजार के खिलाफ बात करते हैं, जब आप उपभोक्तावाद के खिलाफ बात करते हैं, जब चारों तरफ पहले सामान के कबाड़ के खिलाफ बात करते हैं, तो अचानक हम और आप कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तब गांधी बहुत दूर छिटक जाते हैं। हमारे लिए संभव नहीं रहता है कि हम गांधी को आवाज दें, गांधी को पुकारें। इस गांधी से हम कैसे रिश्ता जोड़ें, ये मेरे सामने एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को मैं कुछ और चीजों से जोड़ना चाहूंगा। देखिए, आजादी की लड़ाई के दौरान बार बार गांधी जैसे प्रयोग जो कर रहे थे, वो निजी किस्म के प्रयोग भी थे, और उनमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी शामिल हो रही थी। तो एक बात तो जो है कि गांधी आपको हासिल होंगे तो पूरी संपूर्णता में हासिल होंगे। आधे अधूरे गांधी आपको नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप स्वच्छता पे तो गांधी की बात मान लें, सांप्रदायिकता के सवाल पे गांधी को भूल जाएं। आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात न करें, आप राम रहीम को जोड़ने की बात न करें, आप राष्ट्रवाद पे तो बिल्कुल जहरीले ढंग से आगे बढ़े, लेकिन आप स्वदेशी की बात गांधी की मान ली, नहीं चलेगा। आपको गांधी को स्वीकार करना होगा तो संपूर्णता में स्वीकार करना होगा, और इस संपूर्णता से हम अभी बहुत दूर हैं। गांधी, मैं इसका एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, गांधी कितने निर्मम थे। पुणे पैक्ट के लिए उनकी आलोचना होती है। एक तो जो उन्होंने दलितोद्धार शुरू किया था, अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, चाहे अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे सांप्रदायिकता के खिलाफ मुहिम हो, असल में गांधी मनुष्य की बुनियादी बराबरी में भरोसा करते थे। वो मानते थे कि हर कोई बराबर है। अस्पृश्यता के बारे में उन्होंने कहा कि हम दूसरों का उद्धार नहीं कर रहे, हम अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं। ये पाप हमारा है कि हम किसी को अस्पृश्य मानते हैं। और 1933 में 1931 में जो पूना पैक्ट हुआ था, उस पूना पैक्ट को लेके एक बड़ी दिलचस्प किताब इनकी है, एपिक फास्ट, प्यारेलाल की, जो उनके सचिव थे। वो बताते हैं कि गांधी से कैसे
असहमत अम्बेडकर आए थे और गांधी ने कैसे उनको सहमत किया और किस तरह वो सारे प्रस्ताव रखे जिनको बाद में कांग्रेस ने खारिज कर दिया, यहां तक कि टैगोर तक उन प्रस्तावों के साथ नहीं थे और गांधी दोबारा अनशन करने को तैयार थे कि अगर पुनः पैक्ट लागू नहीं हुआ ठीक से तो मैं दोबारा अनशन करूंगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके साथ अंबेडकर के साथ ही नहीं उनके साथ भी धोखा हुआ है। कई बार मुझे लगता है कि मतलब गांधी अगर इस देश का हृदय थे तो अंबेडकर को मैं इस देश का मस्तिष्क मानना चाहता हूं, इस देश का दिमाग मानना चाहता हूं। खैर अभी मैं उस विषयांतर पे नहीं जाऊंगा। मुनाफाखोर संस्कृति की बात गांधी करते हैं, महाजनी सभ्यता की बात प्रेमचंद करते थे, मुनाफाखोर संस्कृति की बात गांधी ने बुनियादी तालीम को बहुत महत्वपूर्ण माना था। उस बुनियादी तालीम में गांधी एक कहा करते थे कि देखो हर किसी को कोरा ज्ञान न दो, जो भी ज्ञान दो व्यावहारिक ज्ञान दो, यानी बागवानी करते हुए आप उनको पर्यावरण के बारे में पढ़ाइए, आप उनको जो जियोलॉजी हम पढ़ते हैं, जो बोटनी पढ़ते हैं, वह बागवानी करते हुए पढ़ा सकते हैं। वो चाहते थे खेती किसानी सब देखें, वो चाहते थे कि बल्कि मैथ्स पढ़ाने को लेकर उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उनका कहना था कि अगर कोई टीचर आपको सवाल देता है कि या सिखाता है कि 10 पैसे का सामान तुम 12 पैसे में बेचोगे, तुमको क्या मिलेगा, तो मैं बोलूंगा तुमको जेल मिलेगी, क्योंकि 2 पैसे का जो मुनाफा है मुनाफाखोरी है, आप क्यों कमाएंगे 2 पैसे। इस हद तक गांधी मुनाफाखोरी को, बाजार की व्यवस्था को पहचानते थे और इसके विरुद्ध खड़े थे। मैं नहीं जानता हूं कि उस गांधी को हम छूने की हैसियत रखते हैं या नहीं। मेरे गांधी हैं जिनसे हम प्रायश्चित की बात करते हैं, जिनसे हम अपने आप को बार बार अपने शुद्धिकरण की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, अहिंसा और सत्याग्रह की बात करते हैं। दुनिया भर के आंदोलनों पर आज गांधी की छाया है। और मतलब आप देख लें, थोड़ी देर पहले मुझे लगता है कि जागृति जी ने चर्चा की थी कैसे नोआखाली के इलाके में गांधी जी ने अपने दम पे लगभग एक पूरा का पूरा युद्ध लड़ा था। और उसके बाद सांप्रदायिक दंगे जब रुकने शुरू हो गए थे तो माउंटबेटन ने कहा था कि जो हमारी पश्चिमी से सरहदों पे जो हमारी 55,000 की सेनाएं नहीं कर पाई, वो अकेले गांधी जी ने पूरब की सरहदों पे कर दिखाया। तो ये वो गांधी हैं, हर समय आपका इम्तहान लेने को तैयार हैं। आप अगर उस इम्तहान के लिए तैयार हैं तो अपने आप को गांधीवादी मानिए। आज उस इम्तहान की घड़ियां कई स्तरों पर बहुत ज्यादा हैं। आप देखिए गांधी से सबसे ज्यादा कौन डरता था। गांधी से सांप्रदायिक लोग नहीं डरते थे, गांधी सांप्रदायिक लोगों को बदल देते थे। गांधी से वो सबसे ज्यादा वो डरते थे जो अपने आप को हिंदू बताते थे, हिंदू महासभा के लोग। सावरकर डरते थे उनसे, गोडसे डरता था उनसे। गोडसे की गोली सांप्रदायिक जिन्ना को नहीं लगी, गोडसे की गोली सेक्युलर नेहरू को नहीं लगी, गोडसे की गोली हिंदू गांधी को लगी। ये 3 गोलियां जो उसने उतारी कि हम गांधी को मार देंगे। गांधी को मारना आसान काम नहीं था। आज की सच्चाई ये है कि फिर गांधी को मारने की कोशिश हो रही है, और गांधी को जितना उनके विरोधियों ने मारा है उससे ज्यादा उनके भक्तों ने मारा है। वो तिल तिल कर गांधी की हत्या करते रहे हैं, वो धीरे 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 गांधी को तोड़ते रहे हैं, वो अपने अपने मतलब का गांधी निकालते रहे हैं। तो दोनों ने हत्या की है गांधी की, और दुर्भाग्य से शायद इसी प्रक्रिया का नतीजा है कि हमारे समाज में गोडसे बढ़ते जा रहे हैं, गोडसे की मूर्तियां लगाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो गांधी की चुनौती इस लिहाज से और बड़ी हो जाती है। मैं हाल के कुछ आंदोलनों की चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर गांधी की याद आती है उनमें। जब अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू किया था 10 साल पहले, तो कहा गया कि गांधी का आंदोलन है, गांधी जैसा आंदोलन है, वो दूसरे गांधी हैं। ये सब हम जानते थे कि गांधी की जो सूक्ष्मता थी वो अन्ना के आसपास भी नहीं थे। तो गांधी उस सूक्ष्मता से जुड़ते थे जो अन्ना के करीब नहीं थी। पिछले साल शाहीन बाग के आंदोलन में गांधी बार बार याद किए गए। अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें गांधी बार बार याद किए जा रहे हैं। लेकिन गांधी
सिर्फ तरीका नहीं है। आप आंदोलन में हिंसा न करें, आप शांतिपूर्ण आंदोलन करें, आप अपने विरोधियों का सम्मान करें, ये तो एक बात है। आप कील लगाने वाली पुलिस को फूल दें, ये तो एक बात है। लेकिन गांधी सिर्फ साधन नहीं है, गांधी साध्य की बात भी करते हैं। आपका साध्य क्या है, आप कौन से लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं? ये चुनौती किसान आंदोलन के सामने भी, एक भारतीय समाज के सामने भी, और एक देश के रूप में हमारे सामने, दुनिया के रूप में हमारे सामने है। हम अगर एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसके मूल में बराबरी हो, जिसके मूल में सौमनस्य हो, जिसके मूल में एक दूसरे को साथ लेकर चलने की कामना हो, तो इसके इम्तिहान बहुत बड़े हैं। वो व्यक्तिवादी आग्रहों से नहीं, वो समाजवादी किस्म के सिद्धांतों से भी नहीं, वो एक बड़ी मानवीय अपील के साथ बन सकते हैं, जिनमें आपको कम से कम 3 मोर्चों पे, आर्थिक मोर्चों पे, सामाजिक मोर्चों पे, राजनीतिक मोर्चों पे एक साथ एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। मुझे लगता है कि मेरा समय